नमस्कार। कक्षा 11वीं, विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 2, अध्ययन पद्धतियाँ। प्रिय छात्रों, हमने पहले चैप्टर में देखा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। वह मनुष्य एवं प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो सवाल यह खड़ा होता है कि व्यवहार के अध्ययन के लिए वह कौन सी पद्धतियों का उपयोग करता है, क्योंकि किसी भी विषय की, किसी भी प्रकार की वैज्ञानिकता सिद्ध करने के लिए दो मुद्दे अति महत्वपूर्ण हैं। पहला, वह किसका अध्ययन करता है, यानी कि उसकी विषय वस्तु, और दूसरा, वह किस प्रकार अध्ययन करता है, यानी कि अध्ययन करने की उसकी पद्धति। ये दोनों ही मुद्दे उस विषय की वैज्ञानिकता को सिद्ध करते हैं। तो आइए, मनोविज्ञान व्यवहार के अध्ययन के लिए कौन सी पद्धतियां अपनाता है उसकी बात करते हैं। तो मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान 6 प्रकार की पद्धतियों का उपयोग करता है। पहली है निरीक्षण पद्धति, दूसरी है दीर्घकालीन, समकालीन और व्यक्ति इतिहास पद्धति, तीसरी प्रयोग पद्धति, चौथी प्रश्नावली पद्धति, पांचवी मुलाकात पद्धति और छठवीं मनोवैज्ञानिक परीक्षण पद्धति। इन 6 पद्धतियों में से आज हम बात करेंगे निरीक्षण पद्धति की, क्योंकि निरीक्षण पद्धति के भी 6 प्रकार हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि निरीक्षण पद्धति क्या है। दोस्तों, किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग निरीक्षण पद्धति है, क्योंकि निरीक्षण का अर्थ होता है देखना या अवलोकन करना। अब प्रश्न यह हो सकता है कि आंखें हैं तो देखेंगे ही, किंतु ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के देखने के पीछे उसका हेतु, अभिगम, वैज्ञानिकता के आधार पर यह देखा गया कितना महत्वपूर्ण है, यह निश्चित होता है। यानी कि सिर्फ देख लेना संपूर्ण नहीं है। देखने के पीछे का हेतु, अभिगम और वैज्ञानिकता, ये सारी चीजें तय करती है कि उसका देखना कितना महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं परिभाषा निरीक्षण अर्थात क्या। तो निरीक्षण अर्थात घटनाओं का कार्य कारण के संदर्भ में अध्ययन। यह परिभाषा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की है। दूसरी परिभाषा देखते हैं, आंखों के द्वारा उद्देश्यपूर्वक स्वाभाविक घटनाओं का क्रमबद्ध किया गया अवलोकन अर्थात निरीक्षण। तो पहली व्याख्या में बताया कि घटनाओं का कार्य कारण के संदर्भ में अध्ययन करना। दूसरी व्याख्या में यह बताया गया है कि आंखों के द्वारा उद्देश्यपूर्वक क्रमबद्ध किया गया अवलोकन। तो इन परिभाषाओं के आधार पर निम्न प्रकार के मुद्दे स्पष्ट होते हैं। 1. निरीक्षण में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन होता है। 2. निरीक्षण अर्थात ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कार्य कारण के संदर्भ में होने वाला अध्ययन। और 3. निरीक्षण अर्थात उद्देश्यपूर्वक किया गया क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन। तो निरीक्षण का अर्थ हुआ कि निरीक्षण में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन होता है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है, कार्य कारण के संदर्भ में होता है और उस अध्ययन का कोई निश्चित उद्देश्य होता है। इस निरीक्षण पद्धति के भी 6 प्रकार है। पहला प्रकार है अंतर्निरीक्षण, दूसरा प्राकृतिक निरीक्षण, तीसरा वैज्ञानिक निरीक्षण, चौथा क्षेत्र निरीक्षण, पांचवा सहभागी निरीक्षण और छठवां तुलनात्मक निरीक्षण। हम क्रमशः इन 6 प्रकार की निरीक्षण पद्धतियों को समझने का प्रयास करते हैं। पहली निरीक्षण पद्धति है अंतर्निरीक्षण पद्धति, यानी कि इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। दोस्तों, ये अंतर्निरीक्षण पद्धति यानी कि अपने अंदर अंतर्मुख होकर
अपने में चलने वाले मनोव्यापार का निरीक्षण करना, यानी कि व्यक्ति खुद अपने भीतर क्या चल रहा है उसका वह निरीक्षण करता है, उसे अंतर्निरीक्षण पद्धति कहते हैं। विल्हेम वुंट और एडवर्ड टीचनर जैसे जो रचनावादी मनोवैज्ञानिक हो गया, उन्होंने इस अध्ययन पद्धति का विकास किया। इस पद्धति में व्यक्ति निश्चित घटना के संबंध में अपनी संवेदना, लगाव यानी कि स्नेह, अनुभव या अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का अंतर्मुख होकर वर्णन करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति खुद अपने भीतर किस प्रकार के मनोव्यापार चल रहे हैं उसे देखता है और उसका वर्णन करता है। दोस्तों, कोई भी पद्धति हम अपनाएं तो उसके लाभ भी होते हैं और मर्यादाएं भी होती है। तो आइए इसके लाभ और मर्यादाओं को भी जान लेते हैं। इस पद्धति का लाभ यह है कि यह सीधी सादी और सरल पद्धति है। इसमें किसी भी प्रकार के साधनों का उपयोग भी नहीं होता है। यही नहीं, व्यक्ति जब चाहे जहां चाहे इस प्रकार से अंतर्निरीक्षण कर सकता है। तो ये हुए उसके लाभ। अब बात करते हैं उसकी मर्यादाओं की। इस पद्धति की मर्यादा यह है कि प्राणी, बालकों, अशिक्षित लोगों तथा मनोरोगियों के लिए यह उपयोगी नहीं है, क्योंकि प्राणी, बालक, अशिक्षित या मनोरोगी अपने भीतर चल रहे मनोव्यापारों का वर्णन करने में सक्षम नहीं होते हैं। दूसरी मर्यादा यह है कि यह पद्धति व्यक्तिलक्षी होने की वजह से बहुत बार यह हो सकता है कि व्यक्ति सच बताने के बजाय अच्छा बताने लगे, यानी कि इसकी प्रामाणिकता पर सवाल खड़े होते हैं। और एक मर्यादा यह भी है कि इसका पुनरावर्तन नहीं हो सकता है। दूसरी निरीक्षण पद्धति है प्राकृतिक निरीक्षण पद्धति, यानी कि नेचुरल ऑब्जर्वेशन मेथड। दोस्तों, इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि नाम है प्राकृतिक निरीक्षण, यानी कि किसी भी प्रकार के नियंत्रण के बिना प्राकृतिक वातावरण में ही इसका निरीक्षण किया जाता है। व्यक्ति, समूह, घटना जिस परिस्थिति में हो, उसी परिस्थिति में उसका निरीक्षण करने की पद्धति को प्राकृतिक निरीक्षण पद्धति कहते हैं। जैसे कि आपको बताऊं तो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और 2 पीरियड के बीच का जो थोड़ा सा ब्रेक आपको मिल जाता है, उसमें जो छात्र है वह किस प्रकार का व्यवहार करते हैं उसका अध्ययन। तो उसका अध्ययन करने के लिए उसी वातावरण में उसका निरीक्षण करना पड़ता है। दूसरा उदाहरण दूं तो आतंकवादी हमला किसी गांव पर हुआ है, तो उस गांव के लोगों के मन पर छाए हुए डर का अध्ययन करना, तो यह प्राकृतिक वातावरण में ही होता है। इस पद्धति के लाभ यह है कि घटनाओं का प्रत्यक्ष अध्ययन इसमें संभव हो सकता है और घटना के विविध सही पहलुओं की इसमें प्राप्ति हो सकती है। किंतु हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार इसकी मर्यादाएं भी है। घटनाओं का पुनरावर्तन न हो सकने के कारण फिर से वही अध्ययन संभव नहीं है। यही नहीं, इस पद्धति में निरीक्षण करने वाले व्यक्ति की वैयक्तिकता यानी कि वस्तुलक्षिता आने की संभावना है। निरीक्षण हो रहा है ऐसा अगर पता चल जाए तो लोगों के व्यवहार में भी कृत्रिमता आ जाने की संभावना है। इतना ही नहीं, 2 या 2 से ज्यादा घटनाएं एक साथ घटित हो जाए तो कौन सी घटना पर ध्यान केंद्रित किया जाए, किस घटना का चयन किया जाए, यह समस्या भी इसमें खड़ी हो जाती है। तीसरी निरीक्षण पद्धति है वैज्ञानिक निरीक्षण पद्धति, यानी कि सिस्टेमेटिक ऑब्जर्वेशन मेथड। यह पद्धति अंतर्निरीक्षण पद्धति और प्राकृतिक निरीक्षण पद्धति दोनों पद्धतियों से ज्यादा विश्वसनीय है, क्योंकि इसमें टेप रिकॉर्डर, कैमरा, वीडियो कैमरा आदि साधनों द्वारा निरीक्षण किया जाता है।
प्राकृतिक निरीक्षण में निरीक्षक एक साथ एक ही घटना पर ध्यान दे सकता है, जबकि वैज्ञानिक निरीक्षण में निरीक्षक एक साथ एक से अधिक घटनाओं पर भी ध्यान केंद्रित कर सकता है और निरीक्षण कर सकता है। इस पद्धति में निरीक्षण के लिए साधनों का उपयोग किया जाता है, इसलिए वस्तुलक्षिता पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। इस पद्धति के लाभ यह है कि छोटे से छोटे मुद्दे का भी इसमें सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। इतना ही नहीं, निरीक्षण पद्धति की अपेक्षा यह अधिक विश्वसनीय पद्धति है, क्योंकि इसमें उपकरण है और उसके द्वारा लिए गए फोटो और वीडियो वगैरह भी होते हैं, इसलिए इसमें वस्तुलक्षिता को नियंत्रित किया जा सकता है। इस पद्धति की मर्यादा यह है कि अचानक होने वाली घटनाओं का अध्ययन संभव नहीं है। चौथी निरीक्षण पद्धति है क्षेत्र निरीक्षण पद्धति, यानी कि फील्ड ऑब्जर्वेशन मेथड। दोस्तों, इसमें भी क्षेत्र शब्द से ही हमको पता चल जाता है कि घटना जिस स्थल पर घटित होती है उसी स्थल पर जाकर इसका निरीक्षण किया जाता है और इसीलिए इसे क्षेत्र निरीक्षण पद्धति कहते हैं। जैसे कि बाढ़, भूकंप, ऐसी कोई घटना घटित होती है तो उसका निरीक्षण करने के लिए वह घटना जहां घटित होती है वहीं जाना पड़ता है और वहां जाकर ही उसका निरीक्षण किया जाता है। इसे क्षेत्र निरीक्षण पद्धति कहते हैं। इस पद्धति से लाभ यह होता है कि बारीकी से अध्ययन संभव होने के कारण यह पद्धति अधिक विश्वसनीय है और इसकी मर्यादा यह है कि तत्कालीन होने वाली घटनाओं का ही अध्ययन इसमें संभव है। जो घटना जब घटित होती है तभी उसका तात्कालिक निरीक्षण हो सकता है, अन्यथा सही जानकारी नहीं मिल सकती। पांचवी निरीक्षण पद्धति है सहभागी निरीक्षण पद्धति, यानी कि पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन मेथड। दोस्तों, जैसे कहा सहभागी निरीक्षण, यानी कि हमें सहभागी होना पड़ता है, यानी कि जिस जूथ या समूह का हमें अध्ययन करना है उसी समूह का सदस्य बन जाना पड़ता है। निश्चित समूह की गतिविधियों का बारीकी से निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त करने के लिए हम उसका सदस्य बनकर उसमें प्रवेश कर लेते हैं। जैसे कि कोई ढोंगी बाबा की पोल खोलनी है तो उस बाबा के शिष्य बनकर ही उनके नजदीक पहुंच जाते हैं और अंदर की सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, फिल्मों में भी बहुत बार ऐसी घटनाएं या इस बात को बताया जाता है कि कोई पुलिस वाला या सीबीआई अफसर वह खुद गुंडा बनकर गुंडों की गैंग में शामिल हो जाता है और फिर उनकी सारी जानकारी वह एकत्रित कर लेता है। इस पद्धति को सहभागी निरीक्षण पद्धति कहते हैं। इससे लाभ यह होता है कि कुछ जानकारियां ऐसी होती है जो कभी भी मिल नहीं सकती। ऐसी अप्राप्य जानकारी भी सहभागी निरीक्षण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, किंतु इसकी मर्यादा यह है कि अगर निरीक्षक के उद्देश्य का पता लग जाए तो कार्य असंभव हो जाता है। यानी कि जिस समूह में आप शामिल हो जाओ उस समूह के लोगों को पता चल जाए कि आप किस हेतु आए हैं तो अध्ययन संभव नहीं होता, निरीक्षण संभव नहीं होता। निरीक्षण पद्धति की अंतिम और छठवीं पद्धति है तुलनात्मक निरीक्षण पद्धति, यानी कि कंपैरेटिव ऑब्जर्वेशन मेथड। दोस्तों, जब दो व्यक्तियों या दो समूहों के व्यवहार की तुलना करनी हो तब इस पद्धति के द्वारा निरीक्षण किया जाता है। जैसे कि गांव और शहर की तुलना करनी हो, या जैसे कहें कि किशोर और प्रौढ़ व्यक्ति के मोबाइल के ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो इस प्रकार दो व्यक्ति या समूह का जब अध्ययन करना हो तब तुलनात्मक निरीक्षण पद्धति का उपयोग किया जाता है। इस पद्धति का लाभ यह है कि अन्य पद्धतियों की अपेक्षा यह विश्वसनीय है, किंतु इसकी मर्यादा यह है कि तुलनात्मक के अलावा अन्य जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती है।
यानी कि दो व्यक्ति या समूह के बीच की तुलना का ही अध्ययन इसमें हो सकता है। तो आज अध्ययन पद्धतियां नामक दूसरे चैप्टर में आज हमने बात की निरीक्षण अध्ययन पद्धति की और उसके 6 प्रकारों की। मैं आशा करता हूं कि निरीक्षण पद्धति को आपने अच्छे से समझा होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे दीर्घकालीन, समकालीन और व्यक्ति इतिहास पद्धति की और प्रयोग पद्धति की। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।